हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के दोनों रूल्स बताए थे। फर्स्ट रूल मैंने बताया था कि यदि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का होता है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है यानी कि जो डिपेंडेंट वाला क्लॉज है वो किसी भी टेंस का हो सकता है। वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी हमेशा पास्ट टेंस में ही रहता है। और आज हम आपको बताने वाले हैं इसके एक्सेप्शन। कुछ ऐसे भी सिचुएशन होते हैं जहाँ पे ये रूल्स काम नहीं करते हैं। अब जैसा कि हमने सेकंड रूल आपको बताया कि यदि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस का होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट वाला क्लॉज भी पास्ट में रहता है। बट इसका ही एक एक्सेप्शन यहाँ पे है, जैसा कि आपने नरेशन में भी पढ़ा होगा कि यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हमारा है या फिर इसको आप डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से ज़्यादा बेहतर समझेंगे, तो यदि डिपेंडेंट क्लॉज कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर कोई साइंटिफिक ट्रूथ हो, अगर वो कोई साइंटिफिक ट्रूथ है जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आया, कोई साइंटिफिक ट्रूथ आ गया, या फिर वो कोई हैबिचुअल ट्रूथ भी हो सकता है, कोई हैबिचुअल ट्रूथ हो, और इसके अलावा कोई प्रोवर्ब भी इसमें आ सकता है। प्रोवर्ब यानी जिसको हम मुहावरे कहते हैं। तो यदि हमारा जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो यानी कि कोई भी फैक्ट अगर बताया गया हो, कोई सच्चाई बताई गई हो, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, चाहे साइंटिफिक ट्रूथ हो, चाहे हैबिचुअल ट्रूथ हो, या फिर कोई प्रोवर्ब ही क्यों ना हो यानी कि कोई कहावत ही क्यों ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, तो उसे हम प्रेजेंट टेंस में ही रखते हैं। तो उसे प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं, भले इसका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में ही क्यों ना हो, पास्ट में ही हो। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सेप्शन इसमें है कि यदि डिपेंडेंट क्लॉज में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई साइंटिफिक ट्रूथ हो या फिर कोई हैबिचुअल ट्रूथ हो, और इसके अलावा अगर कोई प्रोवर्ब आ जाता है तो उसको हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, उसको पास्ट में चेंज नहीं किया जाता है। और ये आपने नरेशन में भी पढ़ा होगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई फैक्ट बताया जाता है या फिर कोई प्रोवर्ब होता है तो उसके टेंस में चेंजिंग नहीं किया जाता है, यानी कि वो प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। तो सेम वही रूल यहाँ पे है। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है कि हमारे गणित के अध्यापक ने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये एक फैक्ट है कि 2 और 2 4 ही होते हैं, इसको बदला नहीं जा सकता है। 2 और 2 5 नहीं हो सकते हैं। तो हमारे गणित के अध्यापक ने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं। यहाँ पे देखिए जो इसमें हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, हमारे गणित के अध्यापक ने कहा, ये पास्ट में है, लेकिन फिर भी जो इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है कि 2 और 2 4 होते हैं, इसमें एक फैक्ट बताया गया है, तो ये अगर प्रेजेंट में है तो इसको प्रेजेंट में ही लिखना होगा, भले ही इसका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा और मैथ्स टीचर सेड दैट, कहा के लिए सेड हो जाएगा, सेड दैट 2 और 2 4 होते हैं। इसको हम कैसे कहते हैं? 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि आवर मैथ्स टीचर सेड दैट 2 and 2 make 4। हमारे मैथ के टीचर ने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेक यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है। भले ही इसका जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये पास्ट में है, फिर भी इसको पास्ट में नहीं लिखा गया है। तो यही हमारा एक्सेप्शन है। इसमें और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा है कि मैं जानता था कि भाप गर्म होती है। तो मैं जानता था, ये तो पास्ट में है, और कि भाप गर्म होती है ये प्रेजेंट में है। लेकिन भाप गर्म होती है ये एक सच्चाई है, तो ये भले ही इसका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, लेकिन फिर भी इसको हमें पास्ट में नहीं लिखना होगा, ये प्रेजेंट में ही रहेगा। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले मैं जानता था, ये पास्ट इंडेफिनिट है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई और फिर नो का सेकेंड फॉर्म आएगा न्यू। आई न्यू, मैं जानता था
की के लिए दैट का यूज करेंगे। अब भाप गर्म होती है यानी कि स्टीम इज हॉट। आई न्यू दैट स्टीम इज हॉट। तो देखिए यहाँ इन दोनों जो इसमें दोनों के सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दोनों में एक फैक्ट बताया गया है, इसलिए उसको प्रेजेंट में रखा गया है, भले इसका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है। इसके और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सेंटेंस हमारा है कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है। तो यहाँ पे देखिए मेरे दादाजी ने मुझे बताया था, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है जो कि पास्ट में है। लेकिन अब इसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है, ये प्रेजेंट में है। लेकिन फिर भी हम इसके टेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे, ये जैसे लिखा गया इसको वैसे ही ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले मेरे दादाजी ने मुझे बताया था, यानी कि माय ग्रैंडपा बताया था। तो यहाँ पे टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट भी आया कि मुझे बताया था, इसलिए यहाँ पे बताने के लिए टेल का यूज हम करेंगे। तो माय ग्रैंडपा टोल्ड मी, मुझे बताया था। क्या बताया था? कि ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है। तो ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है, ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है, इसीलिए अब इसको भी हम प्रेजेंट में ही रखेंगे, केवल दैट यहाँ पे लगा देंगे। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस प्रकार से हमने पहला एक्सेप्शन इसका जाना कि यदि हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें कोई अगर फैक्ट बताया गया है, चाहे वो साइंटिफिक ट्रूथ हो, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, और चाहे वो कोई हैबिचुअल ट्रूथ हो, और इसके अलावा अगर वो एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, तो वो उसको हम प्रेजेंट में ही रखेंगे, भले ही हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट में है। तो आई होप ये रूल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट एक्सेप्शन देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा दूसरा एक्सेप्शन है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो, यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो और जो इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज इसी को कहते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज देन से स्टार्ट हो, देन से शुरू हो, उसमें कोई तुलना की गई हो। देन से शुरू कब होता है? जब कोई तुलना की जाती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो और जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें कोई तुलना की गई हो, डिपेंडेंट क्लॉज में कोई तुलना हो, या फिर यहाँ पे ब्रैकेट में हम कह सकते हैं कि वो अगर देन से शुरू हो, जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है या फिर डिपेंडेंट क्लॉज है वो अगर देन से शुरू हो, तो उसका वर्ब, तो जो उसका वर्ब है अर्थात जो डिपेंडेंट क्लॉज का वर्ब है वो अर्थ के अनुसार किसी भी टेंस का हो सकता है। यहाँ भी ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा पास्ट में ही आएगा, ये किसी भी टेंस का हो सकता है अगर हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज देन से स्टार्ट है। तो ये हमारा नेक्स्ट एक्सेप्शन है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो और जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें कोई तुलना हो, यानी कि वो देन से शुरू हो, डिपेंडेंट क्लॉज अगर हमारा देन से शुरू हो रहा हो, तो उसका वर्ब अर्थ के अनुसार किसी भी टेंस का हो सकता है। वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है। तो हम इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं इस रूल को। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है कि तुम इस वर्ष की अपेक्षा पिछले वर्ष अधिक स्वस्थ थे। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है कि इस वर्ष की अपेक्षा पिछले वर्ष तुम अधिक स्वस्थ थे। तो सबसे पहले इसमें हमें प्रिंसिपल क्लॉज इसका बनाना है, और इसमें किसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है? तुम पिछले वर्ष अधिक स्वस्थ थे, इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज को लिख लेते हैं, और पिछले वर्ष की अंग्रेजी अगर हम सबसे पहले लिख देते हैं तो यहाँ पे और भी आसानी होगी सेंटेंस को बनाने में। तो पिछले वर्ष के लिए यहाँ पे हम लास्ट ईयर सबसे पहले कर देते हैं, लास्ट ईयर के बाद कॉमा लगा देंगे। तुम अधिक स्वस्थ थे, यानी कि यू वर अब अधिक स्वस्थ है, यानी कि अब हेल्दी का हमें कंपैरेटिव डिग्री लिखना होगा।
जैसे अगर केवल लंबा की बात हो रही तो हम टॉल का यूज करते हैं, लेकिन अगर है कि अधिक लंबा या फिर और लंबा तो वहां पे आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना होता है, तो टॉल के जगह पे टॉलर लिखना होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे अधिक स्वस्थ है तो हेल्दी का भी हमें कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे लिखना होगा। तो यू वर हेल्दियर हो जाएगा यहाँ पे, हेल्दियर। लास्ट ईयर यू वर हेल्दियर। अब यहाँ पे हमें देन का यूज करना होगा कि अपेक्षा, अपेक्षा के लिए देन का यूज करते हैं, देन। अब देन के बाद क्या होना चाहिए, देन के बाद फिर हमें वही सब्जेक्ट लिखना होगा, देन यू। अब इस वर्ष की अपेक्षा का क्या मतलब है कि मतलब जितने तुम इस वर्ष स्वस्थ हो इसकी अपेक्षा, यानी कि देन के बाद यहाँ पे अब यू आर लिख देंगे, जैसा कि तुम हो, और इस वर्ष तो यहाँ पे दिस ईयर हो जाएगा, देन यू आर दिस ईयर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, देन के बाद हमें सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि लास्ट ईयर यू वर हेल्दियर देन यू आर दिस ईयर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि वह इस वर्ष की अपेक्षा पिछले वर्ष ज़्यादा अंक प्राप्त की थी। वह इस वर्ष की अपेक्षा पिछले वर्ष ज़्यादा अंक प्राप्त की थी। तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या है कि वह पिछले वर्ष ज़्यादा अंक प्राप्त की थी। तो यहाँ पे देखिए ये पास्ट टेंस का है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा शी, या फिर यहाँ पे आप चाहें तो पिछले वर्ष के लिए लास्ट ईयर को सबसे पहले कर सकते हैं, लास्ट ईयर शी। अब प्राप्त की थी, यहाँ पे आप सेक्योर्ड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्कोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ऑब्टेन्ड का यूज़ कर सकते हैं प्राप्त करना के लिए। तो अंक प्राप्त करने के लिए जनरली ऑब्टेन का यूज़ किया जाता है। तो लास्ट ईयर शी ऑब्टेन्ड, पिछले वर्ष उसने प्राप्त किया था अब ज़्यादा अंक, यानी कि मोर मार्क्स देन। अब यहाँ पे देन आएगा। अब जैसा कि उसने इस वर्ष प्राप्त किया है, जितना कि उसने इस वर्ष प्राप्त किया है, तो अगर इस वाले पार्ट को देखा जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। जैसा उसने इस वर्ष प्राप्त किया है तो इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल से अब आगे बनाना है। तो देन के बाद फिर से वही सब्जेक्ट लेके आएंगे, देन शी। अब इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पे यूज करेंगे, तो शी हैज़ हो जाएगा, देन शी हैज़ ऑब्टेन्ड। अब इस वर्ष है तो लास्ट में हो जाएगा दिस ईयर। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया कि लास्ट ईयर शी ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन शी हैज़ ऑब्टेन्ड दिस ईयर। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब भी हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो अगर देन से स्टार्ट है, यानी कि उसमें कोई तुलना की गई है, तो वो देन वाला जो क्लॉज है ये किसी भी टेंस का हो सकता है उसके अर्थ के अकॉर्डिंग, जैसा वहाँ पे सुटेबल हो, वो किसी भी टेंस का हो सकता है। जरूरी नहीं कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट वाला भी पास्ट में रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो आई होप ये भी रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट रूल्स देख लेते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम इसका तीसरा रूल देखते हैं, तीसरा एक्सेप्शन इसका देखते हैं कि यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज, या फिर पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो, ये तभी के लिए है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज हमारा पास्ट में होगा। यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है या फिर जो डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज से कोई स्थान या कारण का बोध हो, या फिर कारण का बोध हो, तो उसे हम प्रेजेंट में भी, किसी भी टेंस में रह सकते हैं, यानी कि उसे प्रेजेंट में भी रख सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में भी रख सकते हैं, यानी कि उसके सेंस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि उसको हमेशा प्रेजेंट में ही रखेंगे, जैसा उसका सेंस होगा। यानी कि यहाँ भी वही रूल है इसका कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो और डिपेंडेंट क्लॉज से कोई स्थान या फिर कारण का बोध हो रहा हो, तो वो किसी भी टेंस का हो सकता है उसके अर्थ के अकॉर्डिंग। जैसा वहाँ पे सुटेबल है उसको प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी हो सकता है, वो तो किसी भी टेंस का हो सकता है। तो एग्जाम्पल इसके हम देख लेते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं उसी दफ्तर में काम करता था जिसमें वह काम करता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जिसमें वह काम करता है ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। जिसमें वह काम करता है ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये प्रेजेंट में है। और जो इसका प्रिंसिपल क्लॉज है कि मैं उस दफ्तर में काम करता था,
ये पास्ट में है, लेकिन फिर भी जो इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, वो प्रेजेंट में है, तो इसको हम प्रेजेंट में ही रखेंगे, क्योंकि इसमें देखिए एक स्थान का बोध हो रहा है। वो कहाँ काम करता है? जहाँ पे मैं काम करता था, तो यहाँ पे एक स्थान की बात हो रही है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, मैं काम करता था, यानी कि आई वर्कड, मैं काम करता था, आई वर्कड। अब उस दफ्तर में, यानी कि इन द ऑफिस, इन द ऑफिस, या फिर इन दैट ऑफिस भी कर सकते हैं। आई वर्कड इन द ऑफिस वेयर। अब जिसमें के लिए आप यहाँ पे सीधे वेयर का यूज कर सकते हैं या फिर इन विच लगा सकते हैं। आई वर्कड इन द ऑफिस वेयर, उसके लिए आप दैट का भी यूज कर सकते हैं। जहां वह काम करता है या फिर जिसमें वह काम करता है, तो वह काम करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हो जाएगा ही वर्क्स। तो सेंटेंस हमारा बहुत ही आसानी से बन गया, आई वर्कड इन दैट ऑफिस वेयर ही वर्क्स। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होते हुए भी इसका जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो प्रेजेंट में ही बनाया गया है, क्योंकि इसमें एक स्थान का बोध हो रहा था। अब देख लेते हैं कारण का बोध होगा तब भी हमें ऐसे ही करना है। उसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वह कल स्कूल नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार है। अब देखिए कल स्कूल नहीं आ सका, तो ऐसा नहीं कि कल ही केवल बीमार था और आज सही हो गया, और कल बीमार था तो आज भी बीमार है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि वह कल स्कूल नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार है, अभी भी वो बीमार है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम इसका जो प्रिंसिपल क्लॉज है, वह कल स्कूल नहीं आ सका, इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको पहले लिख लेते हैं। तो वह नहीं आ सका, ही कुड नॉट, यहाँ पे हमें कुड नॉट का यूज़ करना होगा, ही कुड नॉट कम टू स्कूल, कम टू स्कूल। अब कल है तो यहाँ पे यस्टरडे कर देंगे, ही कुड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। अब क्योंकि वह बीमार है, क्योंकि के लिए किसका यूज करते हैं? बिकॉज का, तो यहाँ पे बिकॉज लग जाएगा। वह बीमार है कि अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही इज इल। तो सिंपली आप इसको बना सकते हैं, ही कुड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे बिकॉज ही इज इल। तो देखिए इसमें जब एक स्थान का बोध होगा या फिर एक कारण का बोध होगा, तब भी उसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किसी भी टेंस में हो सकता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट एक्सेप्शन देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए हमारा नेक्स्ट रूल यहाँ पे है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो, अभी तक जितने एक्सेप्शन बताए गए उसमें प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में रहता था, लेकिन अब ये है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो और जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो व्हेन से स्टार्ट हो, एज सुन एज या फिर टिल, अनटिल, एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, इनमें से किसी से भी अगर स्टार्ट होता है, अगर जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है वो समय का बोध कराने वाले इनमें से किसी भी शब्दों से शुरू हो, चाहे वो एज सुन एज हो, चाहे व्हेन हो, टिल, अनटिल, एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, इनमें से कोई भी हो, अगर इससे स्टार्ट है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो किसी टेंस का हो सकता है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में है, प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में हो, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो समय का बोध कराने वाले किसी भी कंजंक्शन से अगर जुड़ा हुआ है, जैसे व्हेन, एज सुन एज, टिल, अनटिल, एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, इनमें से कोई भी आ गया, तो इसके बाद जो क्लॉज होगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा। तो अब इसके एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम और अच्छे समझ लेते हैं। जैसे आपको कंडीशनल सेंटेंस में भी बताया गया था कि यदि एक ही सेंटेंस में दो क्लॉज रहते हैं और उसमें जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है वो फ्यूचर में है, तो जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में फ्यूचर के दो क्लॉजेज नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ भी हमें ऐसा ही करना होगा, फ्यूचर और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन रखना होगा। तो एग्जाम्पल इसके कुछ देख लेते हैं। जैसे हो गया, जब मैं अपना काम समाप्त कर लूँगा तो घर चला जाऊँगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें दोनों ही जो क्लॉजेज हैं दोनों के लास्ट में गा गे है। जब मैं अपना काम समाप्त कर लूँगा तो घर चला जाऊँगा, दोनों के लास्ट में गा आया, यानी कि दोनों ही फ्यूचर में है। लेकिन अब इसमें जो हमारा इसका प्रिंसिपल क्लॉज है उसको हमें देखना होगा। मैं घर चला जाऊँगा, ये इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है, और जब मैं अपना काम समाप्त कर लूँगा ये इसमें डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसका कंप्लीट सेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज को बनाते हैं। मैं घर चला जाऊँगा, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी कि आई विल, या फिर आप आई शैल भी कर सकते हैं, आई शैल गो होम। मैं घर चला जाऊँगा। अब जब मैं अपना काम समाप्त कर लूँगा,
इसको हमें किससे स्टार्ट करना है, जब है तो when से स्टार्ट करना है। when I, अब समाप्त कर लूँगा यानी कि finish, when I finish my work। इस वाले क्लॉज को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाना होगा, तो इसलिए इसको लिखा गया कि when I finish my work, I shall go home when I finish my work। जब मैं अपना काम समाप्त कर लूँगा तो घर चला जाऊँगा। तो इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको फ्यूचर के रूल से और जो डिपेंडेंट वाला है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाना है। इसके और भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जब तक घंटी नहीं बजेगी बच्चे अपने क्लास में नहीं जाएंगे। तो इसमें देखिए प्रिंसिपल क्लॉज हमारा क्या है, जिसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, बच्चे अपने क्लास में नहीं जाएंगे, ये किसी पे डिपेंड नहीं लग रहा है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और जब तक घंटी नहीं बजेगी ये अधूरा लग रहा है, यानी कि ये डिपेंडेंट वाला क्लॉज है। तो सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट वाला क्लॉज बना लेते हैं। इसको चाहे तो इधर उधर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज लिखते हैं कि बच्चे अपने क्लास में नहीं जाएंगे, यानी कि द चिल्ड्रेन। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा द चिल्ड्रेन, इसको हमें फ्यूचर में बनाना है क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज है। द चिल्ड्रेन विल नॉट गो टू देयर क्लासेस, बच्चे अपने क्लास में नहीं जाएंगे। अब जब तक घंटी नहीं बजेगी, तो जब तक नहीं, जब इसमें एक टाइम का बोध होता है तो जब तक नहीं के लिए हम अनटिल का यूज़ करते हैं, और जब शर्त का बोध होता है तो जब तक नहीं के लिए अनलेस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे टाइम की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे हम अनटिल का यूज़ करेंगे, अनटिल। और अनटिल के बाद कभी भी, अनटिल के बाद वाले क्लॉज में कभी भी नॉट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अनटिल का मतलब ही है जब तक नहीं, इसमें नहीं भी आ गया। तो द चिल्ड्रेन विल नॉट गो टू देयर क्लासेस अनटिल, अब घंटी बजती है, इसको हमें बनाना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से। तो अनटिल द बेल रिंग्स, क्योंकि यहाँ पे बेल सिंगुलर है तो रिंग्स लिखेंगे इसका फिफ्थ फॉर्म। तो सेंटेंस बन जाएगा द चिल्ड्रेन विल नॉट गो टू देयर क्लासेस अंटिल द बेल रिंग्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें और भी एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, उसे सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी हमें इसका एक रूल और भी देख लेना है, तो वो भी देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा लास्ट एक्सेप्शन है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो, यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो और जो डिपेंडेंट क्लॉज है, और डिपेंडेंट क्लॉज एक एडजेक्टिव क्लॉज हो, डिपेंडेंट क्लॉज एक एडजेक्टिव का काम करे, एक एडजेक्टिव क्लॉज हो। अब इसके बारे में आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें लॉन्ग सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो उसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये सब क्या होते हैं और उसका यूज़ हम कैसे करते हैं ट्रांसलेशन में। तो जैसे यहाँ पे है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो और डिपेंडेंट क्लॉज एक एडजेक्टिव क्लॉज हो, यानी कि वो अगर हु या, अक्सर वो हु, विच, वेयर इन सब से स्टार्ट होता है, हु या विच से स्टार्ट हो, तो वो किसी भी टेंस में हो सकता है, तो वो किसी भी टेंस का हो सकता है। हो सकता है वो पास्ट का ही हो जाए, या फिर प्रेजेंट का भी हो सकता है, या फिर फ्यूचर का भी हो सकता है। अब जैसा उसका सेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसके टेंस को हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये पास्ट में है प्रिंसिपल क्लॉज तो इसमें जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको भी हमें पास्ट में ही रखना है, ये उसका एक्सेप्शन है। अगर अब हु या विथ से स्टार्ट होता है, यानी कि जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है वो एक एडजेक्टिव क्लॉज है, तो वो किसी भी टेंस में आ सकता है। तो इसके भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है कि कल मैं रोहन से मिला जो हमारे स्कूल का सबसे होनहार छात्र है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कल मैं रोहन से मिला, ये जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है ये पास्ट में है, लेकिन जो इसका डिपेंडेंट वाला क्लॉज है, जो हमारे स्कूल का सबसे होनहार छात्र है, ये प्रेजेंट में है। तो इसको हम इसी टेंस में रखेंगे, इसको हम पास्ट में चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले कल मैं रोहन से मिला, तो यहाँ पे आप कल के लिए यस्टरडे को सबसे पहले कर सकते हैं। यस्टरडे आई मेट, मैं मिला रोहन, आई मेट रोहन, या फिर आई सा रोहन भी कर सकते हैं।
यस्टरडे आई मेट रोहन, यानी कि कल मैं रोहन से मिला। जो हमारे स्कूल का, जो के लिए सीधे हु का यूज़ करेंगे क्योंकि रोहन एक व्यक्ति है, तो पर्सन के लिए हु का यूज़ किया जाता है। तो जो है हु इज़ सबसे होनहार छात्र, यानी कि द मोस्ट प्रॉमिसिंग, हु इज़ द मोस्ट प्रॉमिसिंग, हु इज़ द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट। अब हमारे स्कूल का है तो इन आवर स्कूल कर सकते हैं या फिर ऑफ आवर स्कूल, इन आवर स्कूल। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि यस्टरडे आई मेट रोहन हु इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट इन आवर स्कूल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इसका जो प्रिंसिपल क्लॉज था वो पास्ट में था, लेकिन फिर भी डिपेंडेंट क्लॉज को हमने प्रेजेंट में ही रखा क्योंकि ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। और फ्रेंड्स इसमें ये कैसे पता चला कि ये जो इसमें क्लॉज है ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, ये कैसे पता चला? आपको पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, किसी नाउन को मॉडिफाई करता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्लॉज है हु इज़ द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट इन आवर स्कूल, जो हमारे स्कूल का सबसे होनहार छात्र है, ये किसके बारे में हमें बता रहा है? ये रोहन के बारे में बता रहा है। रोहन क्या है? एक नाउन है। और जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। यानी कि ये पूरा जो क्लॉज है ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। इस तरह से आप इसको पहचान भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे इसके एक्सेप्शन सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के। आई होप आपको सभी रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है उसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।